नमस्ते, मैं हूं रितिका सिंह। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया और युवाओं को फिटनेस का मंत्र दिया। कोरोना से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों ने कड़ी पाबंदियां लागू कर दी। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी BAT के आतंकी को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर EWS कैटेगरी के लिए 8 लाख रुपए सालाना आमदनी का नियम सही है। भोपाल में OBC महासभा नाम के संगठन ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की और ये लोग पंचायत चुनाव में OBC समुदाय को आरक्षण नहीं मिलने के विरोध में सड़कों पर उतरे। लेकिन पुलिस ने OBC महासभा से जुड़े इन लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए वहां हालात तनावपूर्ण हो गए। लिहाजा हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिसका कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, मगर पुलिस की सख्ती के आगे इनकी एक नहीं चली और प्रदर्शनकारियों को जबरन वहां मौजूद बसों में बिठाया जाने लगा। जो लोग नहीं माने उन्हें पुलिस वाले टांग कर ले गए। हिरासत में लिए जाने के बाद भी इन लोगों ने प्रदर्शन बंद नहीं किया और कुछ लोग बस की खिड़कियों से लटककर नारेबाजी करने लगे। हमारी मांगे है पंचायत राज चुनाव में आरक्षण बहाल करो। इस संगठन ने ऐलान किया कि अगर उनकी मांग जल्द नहीं मानी गई तो वो अपने आंदोलन को और तेज करेंगे ताकि पंचायत चुनाव में OBC समुदाय को आरक्षण दिलाया जा सके। लेकिन कुछ रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था कि इस समुदाय को पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा और OBC समुदाय के लिए आरक्षित सीटें जनरल कैटेगरी में ही मानी जाएंगी। लेकिन मौके की ताक में बैठी कांग्रेस ने भोपाल में OBC महासभा पर हुई इस कार्रवाई के बहाने राज्य सरकार को निशाने पर ले लिया और एक ट्वीट कर शिवराज सरकार को OBC विरोधी बता दिया। विपक्ष के हमले तेज हुए तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह सरकार के बचाव में सामने आए और ये बताया कि पंचायत चुनाव में OBC समुदाय को आरक्षण मिले, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हम मजबूती से सर्वोच्च न्यायालय में पक्ष रख रहे हैं। हालांकि इस सियासी बयानबाजी के बीच सुबह सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। 100 बात की एक बात यह कि पंचायत चुनाव में OBC समुदाय के आरक्षण पर रोक से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही राज्य में इसे लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। लेकिन अब OBC महासभा ने इस मुद्दे पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया तो विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया, जबकि सरकार का तर्क यह है कि वो OBC समुदाय के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी, जिसकी आधारशिला PM ने रिमोट का बटन दबाकर रखी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होते ही कार्यक्रम में आए लोगों ने तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। शिलापट का अनावरण। इसके बाद वहां एक वीडियो चलाया गया जिसके जरिए इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से राज्य के खिलाड़ियों को होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। साथ ही खिलाड़ियों के कौशल को निखारने के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए जनपद स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया। इस मौके पर PM नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। पहले क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। लेकिन इससे पहले जब प्रधानमंत्री मेरठ पहुंचे तो उनका सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने जोरदार स्वागत किया तो PM ने भी कार के अंदर से ही हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिलान्यास कार्यक्रम में भी पहुंचे, जहां उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। पर जा रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने वहां लगाई गई एक प्रदर्शनी देखी। इस दौरान वहां मौजूद एक अधिकारी ने मेरठ में बनने वाले खेल से जुड़े उत्पादों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी, जबकि इस प्रदर्शनी के एक स्टॉल पर उन्होंने एक मशीन की मदद से कसरत भी की। दुर्लभ तस्वीर आप देख रहे हैं, फिट इंडिया की मिसाल। इसके बाद उन्होंने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मॉडल देखा और उसके बारे में अधिकारी से बात की। इस शिलान्यास कार्यक्रम में राज्य के कई जिलों से खिलाड़ियों को भी बुलाया गया, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी के लिए PM मोदी का शुक्रिया अदा किया। जितने भी हमारे खेल के जो प्रतिभागी हैं यहाँ आके अपनी
प्रतिभा का और अपने भविष्य का इतिहास रच के जाएंगे। 700 करोड़ की लागत से बनने वाली इस यूनिवर्सिटी में 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मेरठ दौरे पर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने खिलाड़ियों के अनुभवों के बारे में उनसे पूछा, जिसके जवाब में खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात देने पर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बताया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में वो लोग राज्य के 75 स्कूलों में जाकर वहां छात्रों को खेलों के लिए जागरूक करें। साथ ही उन्होंने इन खिलाड़ियों से अपील की कि वो छात्रों को फिटनेस के बारे में भी जरूरी बातें बताएं। ये वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव है। 75 साल हो रहे हैं। आप लोग 75 स्कूल में जाइए, ये बच्चों को न्यूट्रिशन के विषय में बताइए, फिटनेस के विषय में बताइए। 100 बात की एक बात यह है कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करीब 91 एकड़ में बनेगी, जिसमें 1000 से ज्यादा खिलाड़ी ट्रेनिंग कर पाएंगे। इस यूनिवर्सिटी में इंडोर स्टेडियम, सिंथेटिक हॉकी मैदान, स्विमिंग पूल, फुटबॉल मैदान, वॉलीबॉल कोर्ट, कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, शूटिंग रेंज, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, साइकिलिंग ट्रैक और योगा हॉल होंगे, जिसके जरिए खिलाड़ी खुद को फिट रखने के साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। अमेरिका के कोलोराडो में मौसम ने ऐसी करवट बदली कि वहां के जंगलों में जले मकान बर्फ से ढक गए। 2 दिन पहले गर्मी और तेज हवाओं की वजह से वहां भयानक आग लगी और उसमें 600 से ज्यादा मकान जलकर राख हो गए थे। लेकिन इस तबाही के 2 दिन बाद मौसम का मिजाज बदल गया और वहां बर्फबारी शुरू हो गई। जो जंगल और मकान आग से हुई तबाही की गवाही दे रहे थे, उन पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई। वहां इतनी बर्फबारी हुई कि पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से पट गया। सामने आई तस्वीरों में आग की वजह से मलबे में तब्दील हुए मकान बर्फ में जमे नजर आए। जली हुई गाड़ियां हों या पेड़ पौधे, सब पर बर्फ की मोटी परत जमी दिखी। हालांकि बर्फ से घिरे कुछ मकानों के नीचे से धुएं जरूर उठते दिखे। ये वो मकान थे जो जल तो गए, लेकिन उनमें आग के सुलगने का सिलसिला जारी था। बताया गया कि वहां करीब 6 इंच बर्फबारी हुई और तापमान माइनस में चला गया। 100 बात की एक बात यह कि 2 दिन पहले वहां गर्मी थी, तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से एक मामूली चिंगारी ने जंगल के 650 हेक्टेयर हिस्से को जलाकर राख कर दिया। इतना ही नहीं, इस आग की चपेट में रिहायशी इलाके भी आ गए और बड़ी बड़ी इमारतों को धराशायी कर दिया गया। लेकिन हादसे के 2 दिन बाद मौसम बिल्कुल बदल गया और वहां जमकर बर्फबारी हुई, जिससे आग में धराशायी हुए मकानों के मलबे बर्फ से ढक गए। पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने आम नागरिकों से 7 जनवरी तक शिकायतों के आवेदन मांगे हैं और इसके लिए कमेटी की तरफ से बकायदा एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी को यह लगता है कि उसका फोन हैक किया गया है तो वो कमेटी को ईमेल से शिकायत भेज सकता है। लेकिन जासूसी की शिकायत करने वाले को यह बताना होगा कि उसे ऐसा क्यों लगता है और उसके फोन को पेगासस सॉफ्टवेयर से हैक किया गया है। अगर कमेटी शिकायत करने वाले की बातों से सहमत होती है तो उसके फोन की जांच होगी और यह पता लगाया जाएगा कि जासूसी हुई है या फिर नहीं। लेकिन इस मामले में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार पर कुछ लोगों की जासूसी करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था, जिसे यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई कि क्या किसी के फोन को पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए हैक किया गया था या फिर नहीं। 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सुबह से शुरू हो जाएगा। देश भर में 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान सुबह से शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोविन ऐप पर 3.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इस अभियान के तहत वो सभी बच्चे जिनका जन्म 2007 या उससे पहले हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सोनिया गांधी ने चिंता जताई। इसकी जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी। साथ ही सीएम ने भरोसा दिया कि सरकार इस महामारी और नए वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोई घबराने जैसी स्थिति नहीं है और सारी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है। उत्तर प्रदेश में 18 साल से ऊपर की 50% आबादी का टीकाकरण पूरा हो चुका है, यानी इन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। दिल्ली में गए
साल पर कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आया। 31 दिसंबर को जहां 1796 केस सामने आए थे, वहीं 1 जनवरी को ये आंकड़ा बढ़कर 2796 पर पहुंच गया। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ना घबराने और कोरोना नियमों का पालन करते रहने की अपील की। केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। देश के कई शहरों में कड़ाके की ठंड और कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में इतनी बर्फबारी हुई कि सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई। वहीं यूपी के वाराणसी में दिन की शुरुआत घने कोहरे से हुई, जिसका सामना प्रयागराज और अयोध्या में भी लोगों को करना पड़ा। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर ये है कि 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कल जो अभियान शुरू होगा वैक्सीनेशन का, उसमें जानकारी मिल रही है कि कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन जारी है लगातार, और ये लगातार 15 से 18 साल के रजिस्ट्रेशन तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। 15 प्लस का कल से वैक्सीनेशन होगा, और ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि 15 प्लस के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। 6,79,00,000 से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है कोविन ऐप में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां आवारा कुत्तों के झुंड ने 4 साल की एक बच्ची पर हमला बोल दिया, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 5 आवारा कुत्ते सड़क पर गिरी बच्ची को चारों तरफ से बुरी तरह नोचते और काटते दिखाई दिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना 1 रोज पहले यानी 1 जनवरी शाम 4:15 बजे की है। जो वीडियो सामने आया उसमें वो बच्ची सुनसान सड़क पर कुत्तों के झुंड से बचने के लिए भागती दिखाई दी, लेकिन आवारा कुत्तों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो बच्ची डर के मारे रुक गई और कुत्तों से बचने के लिए पीछे की तरफ भागने लगी। इतनी देर में झुंड के 5 कुत्तों ने उसे घेर लिया। इससे पहले कि वो बच्ची वहां से निकल पाती, कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले की वजह से वो बच्ची सड़क पर गिर गई और उसके गिरते ही कुत्तों का झुंड उस पर टूट पड़ा। कुत्ता ने पकड़ लिया, उसको झंगोर डाला। थोड़ी देर तक तो कुत्तों का झुंड उस बच्ची को नोचता और काटता रहा और वो बच्ची सड़क पर उन कुत्तों के बीच बेबस पड़ी रही। और देखने से ऐसा लगा जैसे आवारा कुत्ते और बच्ची की जान ही ले लेंगे, लेकिन तभी बच्ची के रोने और चीखने की आवाज सुनकर वहां एक आदमी दौड़ता हुआ पहुंचा, जिसने बिना वक्त गवाए कुत्तों को पत्थर मारकर वहां से भगाना शुरू किया। देखते ही देखते सारे कुत्तों ने उस बच्ची को छोड़ दिया, जिससे उसकी जान बच गई। मैंने अचानक से देखा तो मैंने दौड़ लगा के आया और कुत्तों को पत्थर मार के भगाया उनको। कुत्तों के भागने के बाद वो बच्ची वैसे ही सड़क पर लेटी रही, लेकिन बाद में वो खड़ी हुई और फिर रोते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया। फौरन उस इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम की एक टीम ने इलाके में घूम रहे कई आवारा कुत्तों को पकड़ा और उन्हें गाड़ी में डालकर वहां से ले गई। 100 बात की एक बात यह कि आवारा कुत्तों के इस हमले में 4 साल की बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया यह गया है कि जिस इलाके में यह घटना हुई है वहां आवारा कुत्तों का आतंक पिछले कई महीनों से है, जिसकी शिकायत भी वहां रहने वाले लोगों ने नगर निगम से की थी, लेकिन वक्त रहते नगर निगम की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। नतीजा ये रहा कि आज 4 साल की मासूम मौत से जंग लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया। माना यह जा रहा है कि राज्य के ब्राह्मण समुदाय के वोटरों को साधने के मकसद से यह अखिलेश यादव ने दांव चला है, जिसके लिए उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए गए परशुराम के मंदिर में पूजा की और मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने मंत्रोच्चार के बीच अखिलेश यादव की पूजा करवाई। इसके बाद अखिलेश यादव ने वहां एक जनसभा की, जिसमें उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बाबा मुख्यमंत्री कभी कहते 5 लाख नौकरी दी, इनके जो विज्ञापन है वो कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस हमले का जवाब राज्य के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दिया। बीजेपी वादे भूलती नहीं, बल्कि जो वादे नहीं भी करती है उनको पूरा करने का काम करती है। एक दिन पहले अखिलेश ने महंगाई के मुद्दे पर रैली कर मौजूदा सरकार को घेरा था। 100 बात की एक बात यह कि जब प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, तब वो अपने भाषण में भगवान परशुराम का जिक्र करना नहीं भूले थे, और अब अखिलेश यादव ने भी इसी एक्सप्रेसवे के किनारे बने मंदिर में परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया। माना यह जा रहा है कि ब्राह्मण समुदाय के वोटर्स को अपने पाले में लाने के मकसद से समाजवादी पार्टी ने यह दांव चला।
सुरक्षा बल ने एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। खबर तो यह है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसकी भनक लगते ही सेना ने कार्रवाई शुरू की और एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया गया। मारे गए आतंकी के पास से एक AK-47 और कई ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। सेना के मुताबिक मारा गया आतंकी पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट का हिस्सा है और घुसपैठ की इस कार्रवाई के पीछे भी इसी टीम का हाथ था। हालांकि सेना की चौकसी से पाकिस्तान के आतंकी मंसूबे नाकाम हो गए। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में वहां के संसद भवन में भीषण आग लग गई। बताया यह गया है कि आग सुबह करीब 5 बजे संसद भवन की तीसरी मंजिल पर लगी थी, जो कुछ ही देर में नेशनल असेंबली चैम्बर तक फैल गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में संसद परिसर से आग की लपटें उठती नजर आईं। लपटों के साथ निकलने वाला धुआं भी दूर तक फैलता नजर आया। संसद भवन में आग की खबर मिलते ही वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद भी ली गई, जिससे पानी की बौछार की गई। बताया गया कि इमारत में लकड़ी का काम होने की वजह से आग और तेजी से फैली और उसने एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। It's a very sad day for our democracy because Parliament is the home of our democracy. इस घटना के बाद इमारत में फायर सेफ्टी के इंतजामों पर भी सवाल उठने लगे। बताया गया कि वहां लगाए गए फायर अलार्म वक्त पर नहीं बजे। Can tell you is that the fire detection system was delayed in its response. That much we know. काफी देर की मेहनत के बाद दमकल की टीम ने आग को काबू कर लिया। इस हादसे में संसद की इमारत को काफी नुकसान भी पहुंचा। 100 बात की एक बात यह कि दक्षिण अफ्रीका की संसद की ये इमारत काफी पुरानी है, जिसका सबसे पुराना हिस्सा 1884 में बनाया गया था। बाद में 2 नए हिस्से भी बनाए गए। नेशनल असेंबली भी इसी नए हिस्से में है जहां आग लगी। हालांकि छुट्टियां होने की वजह से सत्र नहीं चल रहा था, जिस वजह से लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस आग से इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सख्त फैसले लिए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते केस के बीच ममता सरकार ने अगले आदेश तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का ऐलान कर दिया। नए दिशा निर्देश के मुताबिक सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही एक समय पर काम कर सकेंगे। इसके अलावा बाजारों, सिनेमा घरों और थिएटर में भी यही नियम लागू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते ही राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। हालांकि वो कहां से चुनाव मैदान में उतरेंगे अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन सीएम के गोरखपुर या फिर अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही है, जिसे लेकर अभी से अयोध्या के साधु संत काफी उत्साहित हैं। हम लोगों का विश्वास है कि योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो अयोध्या का स्वरूप में और निखार आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने पर विपक्ष ने कटाक्ष किया। अभी भी सोच रहे हैं कि हम कहां से लड़े ना लड़े, तो वो क्या उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे, पहले तय तो कर ले वो। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि कोहली अपने 100वें टेस्ट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे। आप लोगों के सामने उनके 100 टेस्ट मैच के पहले लेके आएंगे और बड़ी धूमधाम से होपफुली आप लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। हरियाणा की भिवानी में खनन की जगह जमीन खिसकने से हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र किनारे पिकनिक मनाने पहुंचे 4 लोग समंदर में डूब गए, जिनमें 2 लोगों के शवों को बाहर निकाला गया, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। खबर है कि ये चारों ओडिशा के रहने वाले थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें सुबह से शुरू हो रहे बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान पर चर्चा की गई। इस दौरान मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कई दिशा निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए एक मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। आरोप यह है कि सरकारी जमीन पर बाल मुकुंद चौरसिया और संतोष सिंह उर्फ शुभम चौरसिया नाम के 2 बदमाशों ने कब्जा कर उस पर मकान बना दिया था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से उन्हें नोटिस भी दिया गया।
लेकिन जब दोनों बदमाशों ने जमीन खाली नहीं की तो प्रशासन की एक टीम ने अवैध तरीके से बनाए गए उस मकान को खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से ढहा दिया। खुदाई करने वाली एक मशीन मकान को आगे की तरफ से तो दूसरी मशीन पीछे की तरफ से उसे तोड़ने में जुट गई। पहले मकान का पिलर तोड़ा गया और फिर थोड़ी ही देर में मकान की छत ढह गई। इस बीच प्रशासन की इस कार्रवाई को देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। यही नहीं, कार्रवाई के दौरान वहां प्रशासन और पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। बताया गया कि जिस सरकारी जमीन पर बदमाशों ने कब्जा कर रखा था उसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। 100 बात की एक बात यह कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने बदमाशों और अपराधियों के खिलाफ एंटी माफिया अभियान चला रखा है। सरकारी जमीनों को बदमाशों के कब्जे से छुड़ाने के लिए प्रशासन ने कमर कस रखी है और यही वजह है कि छतरपुर में भी प्रशासन की टीम ने करोड़ों की सरकारी जमीन को बदमाशों के अवैध कब्जे से खाली करा लिया। मेडिकल कॉलेजों के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए नीट पीजी काउंसलिंग का विवाद जल्द सुलझने के आसार कम हैं, क्योंकि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि आर्थिक रूप से कमजोर EWS कैटेगरी के लिए 8 लाख रुपए सालाना आमदनी का नियम बिल्कुल सही है, जिसका जिक्र उसने कोर्ट में दिए अपने हलफनामे भी किया और कहा कि 2021 और 22 के दाखिले के लिए इस नियम को बरकरार रखा जाए, जबकि 2022 और 2023 में होने वाले दाखिले के लिए नियम में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। यानी EWS कैटेगरी के छात्रों ने घरेलू संसाधन जैसे घर, फ्लैट, खेती की जमीन को लेकर नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन सालाना आमदनी की सीमा 8 लाख रुपए ही होनी चाहिए, जिससे ये साफ है कि केंद्र अपने पुराने नियम में कुछ खास बदलाव करने के मूड में नहीं है। असल में केंद्र ने नीट पीजी में दाखिले के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण दिया है, जिनके परिवार की कुल सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने 8 लाख रुपए सालाना आमदनी के नियम पर ही सवाल उठाया था और ये कहा था कि ये सीमा बहुत ज्यादा है, जिस पर अदालत ने सरकार से इस पर दोबारा विचार करने के लिए कहा था। हरियाणा के जींद से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां भारतीय सेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। ये लैंडिंग जींद के नरवाड़ा कस्बे के एक खेत में कराई गई। बताया ये गया है कि सेना का ये हेलीकॉप्टर भटिंडा से दिल्ली की तरफ जा रहा था। तभी उड़ान के समय हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में सेना के 4 जवान मौजूद थे जो सुरक्षित बताए गए। खेत में अचानक सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग देख वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई थी, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। हालांकि बाद में हेलीकॉप्टर को ठीक कर उसे वापस भटिंडा भेज दिया गया। इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। एक दिन पहले ही गाजा से इजराइल की तरफ कई रॉकेट दागे गए थे। इजराइल ने इसके पीछे हमास का हाथ बताया है और जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी में कई हवाई हमले किए। इस हमले की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें रात के अंधेरे में जबरदस्त धमाके होते नजर आए। एक के बाद एक कई धमाके हुए। इजराइल की सेना ने इन हमलों में हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। पिछले साल मई में हमास और इजराइल के बीच 11 दिनों तक जबरदस्त जंग चली थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस लड़ाई के बाद से ही हमास और इजराइल के बीच सीजफायर जारी है। कन्नौज में तीसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। यूपी के कन्नौज में इत्र व्यापारी और एसपी नेता पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के ठिकानों पर छापेमारी लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। आईटी विभाग के कई अधिकारी पुष्पराज जैन के घर पर मौजूद रहे। खबर है कि इस दौरान दर्जनों ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए जिनसे एसपी नेता की मुश्किल बढ़ सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ में आम आदमी पार्टी के एक रैली में शामिल हुए, जहां उन्होंने बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। जानबूझ के इन लोगों ने हमें अनपढ़ रखा। 5 साल में अगर दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल ठीक कर दिया तो यूपी में नहीं हो सकते थे। देश भर में कोरोना की 27,553 नए मामले सामने आए। वहीं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 1,525 मरीजों का पता चला, जिसके सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और फिर दिल्ली से सामने आए। मौसम विभाग ने दिल्ली में 5 और 6 तारीख को बारिश होने की संभावना जताई, जिससे राजधानी के तापमान में कमी होगी और लोगों को और ठंड का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली का जो क्लाउडी और जो भी रेन या ड्रिजिल वो जारी रहेगा और 5 से 6 होगा।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिला कोर्ट में सफाई कर्मी, ड्राइवर और चपरासी के 20 पदों के लिए 6000 लोगों ने आवेदन दिया है। मतलब ये कि एक पद के लिए 300 उम्मीदवारों ने आवेदन दिया है। हैरानी की बात ये है कि इनमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट से लेकर MBA की पढ़ाई कर चुके नौजवान भी शामिल हैं। काय का इंटरव्यू है आज? वही चपरासी का। फिर इंटरव्यू हुआ आपका? अभी नहीं हुआ, बहुत देर से। कितना टाइम हो गया? सुबह 6 बजे से आया हूँ। जब से आप लाइन में लगे हो? सब लोग। जिला कोर्ट में चपरासी, ड्राइवर और सफाई कर्मी बनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इंटरव्यू देने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़े रहे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उनका नंबर नहीं आया। अपनी बारी का इंतजार कर रहे एक लड़की ने तो सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे पर ध्यान नहीं देने का आरोप मढ़ दिया। पहले सरकार ने ध्यान नहीं दिया, मतलब कि सरकार अपने कामों में इतनी व्यस्त रहेगी, उसने बेरोजगारों की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। इस वजह से आज इतनी भीड़ देखने को पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोतीगंज मार्केट के नाम से मशहूर गाड़ियों के स्क्रैप मार्केट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आरोप है कि इस मार्केट में राज्य के अलग अलग शहरों से चोरी कर गाड़ियां लाई जाती थी और फिर उनके पुर्जों को अलग करके बेचा जाता था। सोतीगंज मार्केट है मेरठ का और यहाँ देश भर से चोरी की हुई गाड़ियाँ आती थी और मिनटों में उनकी कटाई होती थी। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने पहुंचे PM मोदी ने भी अपने भाषण के दौरान सोतीगंज मार्केट का जिक्र किया। ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। वहीं सोतीगंज मार्केट के बंद होने से वहां काम करने वाले लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। हरियाणा के अंबाला से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब वो महिला दवाइयां खरीदकर घर लौट रही थी। तभी एक बेकाबू कार ने उस महिला को सामने से टक्कर मार दी। ये घटना पास के मकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें सड़क के किनारे वो महिला बाकी लोगों की तरह जाती हुई दिखाई दी। इसके बाद सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो हवा में कई फीट उछलकर कुछ दूरी पर जा गिरी, जबकि कार सामने वाले मकान की दीवार से जा टकराई। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग जमा हो गए। जानकारी मिलते ही महिला के कुछ रिश्तेदार भी घटना वाली जगह पहुँच गए और सामने महिला के शव को देखकर जोर जोर से रोने लगे। कुछ देर बाद वहां पुलिस भी पहुंच गई और आरोपी ड्राइवर को पकड़कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। अभी हम उसके परिवार वालों से उसके बयान हासिल करके पर्चा दर्ज करने लग रहे हैं। इलाके के लोगों का ये भी आरोप है कि हादसे के वक्त कार का ड्राइवर नशे में था। 100 बात की एक बात यह कि आमतौर पर बहुत लापरवाह ड्राइवर भी भीड़भाड़ वाली सड़क पर गाड़ी की रफ्तार धीमी कर लेते हैं, लेकिन अंबाला में कार ड्राइवर ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई, जिसकी वजह से सड़क के किनारे से जा रही महिला इस हादसे की शिकार हो गई, जबकि एक साइकिल सवार को भी इसमें चोटें आई। बाद में कार के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान के फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी पर इराक में अमेरिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए गए। कासिम सुलेमानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स के कमांडर थे, जिन्हें 2 साल पहले अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में मार दिया था। जिसकी दूसरी बरसी पर इराक की राजधानी बगदाद में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने अमेरिका के झंडे जलाए और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी मारे गए जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीरों के साथ इकट्ठा हुए और एक रैली निकाली। बताया गया कि इस प्रदर्शन के लिए ईरान के समर्थन वाले समूह ने पूरी ताकत झोंक दी और इराक के अलग अलग इलाकों से भारी भीड़ जुटाई। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका से इराक छोड़कर जाने की चेतावनी दी। 100 बात की एक बात यह कि इराक में शिया समुदाय की अच्छी खासी तादाद है और वो ईरान के समर्थक माने जाते हैं। कासिम सुलेमानी को मार गिराने के बाद से ही अमेरिका और ईरान के बीच टकराव चरम पर है। ऐसे में इराक में हुए इस प्रदर्शन के जरिए ईरान ने अमेरिका को अपनी पहुंच और ताकत दिखाने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 9 महिला नक्सली समेत 44 नक्सलियों ने पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। वहां नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रशासन ने नई सुबह नई शुरुआत नाम से एक योजना की शुरुआत की। इसी योजना के तहत नक्सलियों के पुनर्वास के लिए प्रशासन ने चिंता गुफा के करीगुंडम गांव में एक कैंप लगवाया, ताकि गांव और आसपास के रहने वाले नक्सली प्रशासन की तरफ से लगाए गए कैंप में आकर आत्मसमर्पण कर सके। प्रशासन की इस पहल का असर ये हुआ है कि करीगुंडम गांव के रहने वाले 9 महिला नक्सली समेत 44 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। नक्सलियों के कैंप में सरेंडर के वक्त बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने उनका हौसला बढ़ाया।
मध्य प्रदेश के खंडवा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां हादसे के बाद सड़क पर बिखरे पड़े गन्ने को लूटने के चक्कर में लोगों ने जाम लगा दिया। बताया यह गया है कि यह गन्ना एक ट्रक में लदा था, लेकिन ओवरलोड होने की वजह से वो सड़क पर बिखर गया। इसके बाद तो लोगों ने सड़क पर पड़े गन्ने पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी खड़ी कर इत्मीनान से गन्ना बटोरा और फिर वहां से आगे बढ़े। दूसरे लोग भी पीछे नहीं रहे। हालात ऐसे हो गए कि वहां पुलिस वालों को तैनात करना पड़ा, लेकिन मुफ्त का गन्ना बटोरने की चाहत ऐसी थी कि लोगों में पुलिस का डर भी नहीं दिखा। हालांकि इस वजह से वहां लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। बाद में किसी तरह गन्ने के ढेर को एक किनारे हटाया गया, तब जाकर जाम से निजात मिली। 100 बात की एक बात यह कि गन्ना एक ओवरलोड ट्रक में लदा था। जैसे ही वो ट्रक ओवर ब्रिज पर पहुंचा, उसमें लदा गन्ना सड़क पर गिर गया। कोई पूछने वाला भी नहीं था, तो लोगों ने भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया। लेकिन मुफ्त के गन्ने के चक्कर में वहां जाम लगने लगा, जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक सिलेंडर में हुए जोरदार धमाके में 5 लोग घायल हो गए। ये घटना शहर के खाक चौक चौराहे पर हुई, जहां हर रविवार सैर सपाटा मेला लगता है। बताया यह गया है कि मेले में एक गुब्बारे वाला भी मौजूद था, जो गुब्बारा बेचने के लिए अपनी दुकान लगा रहा था, लेकिन उसका सिलेंडर जोरदार आवाज के साथ अचानक फट गया। धमाका इतना तेज था कि उसकी वजह से पास की एक दीवार टूट गई। पास में ही खड़ी एक कार को भी नुकसान पहुंचा। पानी की एक टंकी भी जगह जगह से टूट गई। ये घटना के बाद फौरन पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंची और छानबीन शुरू की गई। बताया यह गया है कि हाइड्रोजन गैस में गलत मिश्रण की वजह से ये धमाका हुआ। इस धमाके में 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 8 साल के एक बच्चे की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए इंदौर भेजा गया। वहीं धमाके के बाद गुब्बारा बेचने वाला आदमी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। लगभग 6:10 पर एक बड़ा धमाका हुआ। गनीमत थी कि उस समय यहाँ लगभग न के बराबर लोग थे। कुछ बच्चे थे जिनको चोट लगी है। ग्लेन मैकग्रा कोरोना पॉजिटिव हो गए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा सिडनी में पिंक टेस्ट मैच से पहले ही कोरोना की चपेट में आ गए। पिंक टेस्ट एशिया सीरीज का ही हिस्सा है, जो ग्लेन मैकग्रा की पत्नी की याद में खेला जाता है। ड्रग्स मामले में फरार चल रहे अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया नए साल के मौके पर एक दिन पहले अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में दिखाई दिए, जिनकी तस्वीरें यूथ अकाली दल ने सोशल मीडिया पर शेयर की। पंजाब पुलिस मजीठिया की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच NMCH के 17 जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के लक्षण दिखाई देने के बाद इन सब की जांच करवाई गई थी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच कई घंटों तक चली मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 2 अलग सड़क हादसों में एक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि दोनों बसें मनाली से लौट रही थी, तभी तेज मोड़ पर एक बस बेकाबू हो गई और सड़क से कई फीट नीचे गिरकर पलट गई। मतलब सर नॉर्मल है, कोई गल नहीं, कोई जानी माली नुकसान नहीं है। हादसे के बाद उसके पीछे आ रही एक दूसरी बस भी बेकाबू होकर पलट गई। इस बस में भी मनाली से लौट रहे सैलानी सवार थे। हादसे के बाद राहत बचाव का काम शुरू किया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सारी एम्बुलेंस मरीज रिसीव करके हॉस्पिटल पहुंच गए हैं।